हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब सेफ होंगे, साउंड होंगे एंड बहुत बहुत एंजॉय कर रहे होंगे ऑन अ संडे. एंड here's another video which was most requested by all of you. So let's dive into the video. मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आर्बिट्रेशन प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप. उसमें मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए थे आर्बिट्रेशन के लिए, क्या होता है आर्बिट्रेशन, सीट वेन्यू सब बताया था. बट आई टोल्ड यू गाइज कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हर एक स्टेप को ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारे सेक्शन, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में पता लगेगा. कैसे आर्बिट्रेशन पिटिशन फाइल होती है, कैसे आर्बिट्रेशन प्रोसेस मूव करता है. तो उसी के लिए आज मैं फर्स्ट स्टेप की वीडियो बना रही हूँ. एंड इस स्टेप में हम सीखेंगे कि आर्बिट्रेशन कैसे स्टार्ट होता है, आर्बिट्रेशन पिटिशन कैसे फाइल होती है बिफोर कोर्ट. और आपको ये पूरी वीडियो तक स्टिक करना पड़ेगा ताकि आप समझ पाए एंड यू अप्लाई टू इट इन योर आर्बिट्रेशन करियर और एज अ लीगल प्रोफेशनल और एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो. आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्बिट्रेशन इज अ वेरी ग्रोइंग field and in most of the contracts in India arbitration is kept as a clause, so you need to understand the process very clearly. So in today's video we'll be understanding कि एक arbitration petition कैसे फाइल होती है. तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो उसके तहत आप एक इन्वोकेशन का नोटिस भेजते हो दूसरी साइड को. आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ, आपने सोचा कि अब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपने दूसरी साइड को एक नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन दिया विच इज अ मैंडेटरी क्लॉज अंडर द इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट. तो आपने वो नोटिस दिया और उसी में आपने अपना आर्बिट्रेटर प्रिस्क्राइब किया दूसरे साइड को, आपने अपनी सजेशन दी अपने आर्बिट्रेटर की. तो अगर आपके आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना है तो आप एक सोल आर्बिट्रेटर रिकमेंड करेंगे. पर अगर वहीं आपके आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर ट्राइब्यूनल है तो आप अपना एक आर्बिट्रेटर बताएंगे, दूसरी साइड अपना एक आर्बिट्रेटर बताएगी और वो दोनों चूज करेंगे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर. तो ऐसे 3 मेंबर ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होती है. तो आपने दूसरी साइड को इन्विकेशन ऑफ नोटिस में बोला कि हमारे साइड से ये वाला आर्बिट्रेटर है और अब आप अपने साइड से आर्बिट्रेटर बताइए. पर अगर दूसरी साइड फेल करती है उस आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई करना या अपनी साइड से आर्बिट्रेटर बताना, तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट के पास में जाएंगे क्योंकि आपके पास कोई और रेमेडी नहीं है. तो आप कौन से कोर्ट के पास में जाएंगे, इसमें आपको फाइल करना होगा ये मैटर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट. तो जिस भी स्टेट में, जिस जहाँ पे भी आपका जुरिस्डिक्शन बैठ रहा है वहाँ के ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपको एक पिटिशन फाइल करनी होगी विच इज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट. तो ये सेक्शन 11 क्यों फाइल होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इन्वोकेशन नोटिस दिया, दूसरी साइड ने उसका रिप्लाई नहीं किया और अब आपके पास कोई और रेमेडी नहीं रही कि आप कैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें. अब इसमें ना क्वेश्चन बहुत बार ये आता है कि अगर मैंने अपना रिकमेंडेशन दे दिया है दूसरी साइड को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए और लेट्स से उसमें सोल आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट होना था, तो मैं फिर क्यों नहीं प्रोसीड कर सकता? आप प्रोसीड नहीं कर सकते विद ओनली योर चॉइस ऑफ आर्बिट्रेटर क्योंकि दोनों साइड्स को कंसेंट करना पड़ता है एक आर्बिट्रेटर के लिए इफ इट्स अ सोल मेंबर ट्राइब्यूनल. और अगर 3 है तो ऑफ कोर्स दूसरी साइड को अपना भी रिकमेंडेशन देना है. क्योंकि ऐसे केसेस जहाँ पे आप यूनिलैटरली अपॉइंट कर लेते हैं आर्बिट्रेटर को, मतलब कि आपने सिर्फ अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, वो सारे क्लॉजेस बैड होते हैं. वो सारे यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट इज वॉइड एज पर द प्रेसिडेंट सेट बाय द इंडियन कोर्ट्स. तो उन केसेस में आपकी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, आप यूनिलैटरली अपॉइंट नहीं कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को. तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकोर्स है, कोर्ट के पास जाना. तो अब समझते हैं कि सेक्शन 11 पिटिशन कैसे फाइल होती है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं. देखो, सेक्शन 11 पिटिशन कोई भी एक नॉर्मल पिटिशन की तरह ही कोर्ट के पास में फाइल होती है जिसमें मेमो ऑफ पार्टीज होता है, कोर्ट फी होता है, आपका नोटिस ऑफ मोशन होता है, आपकी पिटिशन होती है. बट इस पिटिशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है. आपको अपना पूरा आर्बिट्रेशन केस इस पिटिशन में नहीं डिस्क्लोज करना है. लेट्स से आपके आर्बिट्रेशन केस में आप बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि ईमेल्स थी, ये कम्युनिकेशंस थी, हमने बोला कि आप इतने टाइम तक काम कर दीजिए, उन्होंने कमिटमेंट दी पर उन्होंने काम नहीं करा, हमने रिस्क एंड कॉस्ट इन्वोक कर दिया. तो आपको ये सब स्टोरी एक ब्रीफ में बतानी है. आपको वो सारी ईमेल चेन, वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंसेज, लेटर सब कुछ नहीं फाइल करना है सेक्शन 11 में. क्यों? क्योंकि सेक्शन 11 में कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, मतलब आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में, वो आर्बिट्रेशन क्लॉज दोनों पार्टीज को बाइंड करता है एंड दैट्स हाउ कोर्ट प्रोसीड विद अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर.
अब इसमें एक और चीज़ आती है कि बहुत लोग दूसरी साइड हमेशा सेक्शन 11 की पिटिशन में ये डिफेंस लेकर आती है कि आपके क्लेम्स तो लिमिटेशन के अंदर ही नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ये नहीं डिसाइड करती है एट द प्रिलिमिनरी स्टेज कि क्लेम्स आर्बिट लिमिटेशन में है या नहीं है। वो डायरेक्ट करती है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करना, और वहीं पे सारा ये चीज़ इशू की आपके क्लेम्स लिमिटेशन में है या नहीं, कोई काउंटर क्लेम्स है या नहीं, वो सब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिसाइड करती है। क्योंकि कोर्ट्स के पास में ऑलरेडी इतनी पेंडेंसी है कि वो अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का भी काम करेंगी, एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर दीज पर्पसेस, ताकि कोर्ट्स का बर्डन कम हो। तो इसलिए कोर्ट जनरली आपका सिर्फ आर्बिट्रेशन क्लॉज देखती है, आपने इन्वोकेशन नोटिस दिया है नहीं दिया है वो देखती है, डिस्प्यूट क्या है वो सब पूछ के, वो सब देखकर वो एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर देती है, जो कि आपके सारे डिफेंसेस सुनेगा, आपके डिस्प्यूट सुनेगा। तो सेक्शन 11 पिटिशन में आपको एक नॉर्मल पिटिशन बनानी है, जिसमें आप अपना डिस्प्यूट बताएंगे, कहाँ से डिस्प्यूट अराइज हुआ, क्या बोला आपने दूसरी साइड को, एंड उन्होंने क्या ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, क्या दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन थी, एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज कहाँ पर है आपके अग्रीमेंट में, एंड दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू टेल कोर्ट the important points in it. You don't have to put all your defense or all your arguments in a section 11 petition. It has to be concise and very crisp in that manner. देखो, इसके बाद ना कोर्ट एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करती है, और उससे पहले अगर रिस्पोंडेंट यानी कि दूसरी साइड कोर्ट के पास में अपेयर नहीं होती है, तो उनको नोटिस इशू किया जाता है, उनका डिफेंस सुना जाता है, एंड देन कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो आप जितने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, सेव इट फॉर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सो आई होप आपको सेक्शन 11 का प्रोसेस समझ आया होगा, विच इज अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर थ्रू कोर्ट इफ बोथ द पार्टीज आर इन डिसएग्रीमेंट विद ईच अदर। तो ये है सेक्शन 11 का प्रोसेस, विच इज द फर्स्ट स्टेज इन आर्बिट्रेशन प्रोसेस, कि आपको अपॉइंटमेंट कराना है आर्बिट्रेटर का थ्रू द कोर्ट। ऐसे केसेस में जहाँ पे आप दोनों पार्टी कंसेंसस में होती है, उस केस में आपको कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सेक्शन 11 पिटिशन फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों पार्टी कंसेंसस में एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एंड द आर्बिट्रेशन प्रोसेस प्रोसीड्स इन दैट मैनर। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग सेक्शन 11 पिटिशन, उसका प्रोसेस, या फिर एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द आर्बिट्रेशन। आई वुड बी हैप्पी टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दीज। I've been dealing with arbitrations a lot throughout my career, and I know what goes into the process and everything, and I really need to explain it to you guys in a layman term, so that every one of you understand about it. And stay tuned for more such videos, because I will be explaining the entire arbitration process in each video step by step for you guys. And if at all you have not subscribed to my channel, please subscribe it, please press the bell icon, and I'll be happy to help you guys in any manner which I could. Bye, have a nice Sunday.